मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दिस इज वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस बेटे, पिछली बार हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नर्व्स इक्वेशन कर लिया था, उसके सारे क्वेश्चन कर लिए थे, सब तरह की प्रैक्टिस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहली बात आती है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस बोलते क्या हैं, ठीक? क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस? देखो बेटा, इट इज फिनोमेना ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन और डिसॉल्व्ड स्टेट। क्या कहा? इट इज द फिनोमेना ऑफ chemical decomposition phenomena of chemical decomposition of an electrolyte by passage of electricity through its molten or aqueous state. Through its molten or aqueous state. It is phenomena of chemical decomposition of electrolyte by passage of electricity through molten or aqueous state. बेटे, ये जो इलेक्ट्रो शब्द है ये लिया गया इलेक्ट्रोलाइट से, और लीसिस शब्द का मतलब है तोड़ना, यानी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना। बट बात यहां पे ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही टूटेगा ही। वो तो बेटा अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डाल दोगे तब भी टूटेगा, उसमें आगे चेंज भी होना चाहिए, उसमें रिडॉक्स चेंज भी होना चाहिए। तो डिकम्पोजिशन तो होगी ठीक, बट उसमें चेंजेस भी आएंगे। यानी एक तरह से हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, इसको ऐसे भी बोला जाता है चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये इंटरकन्वर्टिबल है। यहां हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जगह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाया करते थे। यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके हम इसको तोड़ेंगे। देखो बेटे, इसको कैसे किया जाता है, ठीक, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यू कैन से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा ये भी समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखो बेटे, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम एक ही वेसल लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम दो वेसल लेते थे, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम एक ही वेसल लेते हैं, जिसको हम बेटा इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बोलते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, जिसके अंदर इस रिएक्शन को होना है। अब इसमें हम वैसे ही दो इलेक्ट्रोड डालते हैं, ये हमने दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है जी, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए इन द मोल्टन सॉल्यूशन और इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इट मे बी मोल्टन और इट मे बी एक्वस, क्योंकि बेटा करंट तभी पास ऑन होगा अगर आयंस होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट में आयन तभी बनेंगे जब या तो उसको मोल्टन कर देंगे, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट बना देंगे, और या मेरे प्यारे बच्चों हम ये बोल सकते हैं या तो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होगा, और या फिर हमारे पास बच्चों यहां पे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट होगा। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट और एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी।
ये दो तरह का हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट यहां पे हो, ठीक, चाहे एक्वस ले लो चाहे मोल्टन ले लो। अब बेटे इसमें एक टर्मिनल को हम क्या करेंगे, यानी एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देंगे। बेटा जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज एनोड, उसको एनोड बोलते हैं। तो मजे की बात यह हुई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता था, यहां पॉजिटिव होगा एक्चुअली, क्योंकि यहां पे इसका एग्जैक्ट मतलब होगा कि एनोड वो इलेक्ट्रोड जिस साइड अनायंस आए, एनोड वो इलेक्ट्रोड जिस साइड अनायंस आए, जिस साइड अनायन आते हैं उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोला जाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमने यहां पे कोई बैटरी लगाई है, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हमने जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, उसको हम कैथोड बोलेंगे। यानी यहां पे कैथोड वो बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर कैटायंस आए, तो कैटायंस पॉजिटिव होते कहां आएंगे, नेगेटिव पे आएंगे, ठीक है जी। बट एक बात क्लियर है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होनी है, कैथोड पे रिडक्शन ही होनी है। जैसे मान लो फॉर द टाइम बीइंग मैं NaCl ले लेता हूं, मोल्टन NaCl। हालांकि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस को आगे समझाऊंगा मैं तुम्हें, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि मान लो मैंने यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस ली NaCl की, तो NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में Na1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव दो बने होंगे। एट एनोड, एनोड पे कौन सी चीज आएगी, एट एनोड, एनोड है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आएंगे, और नेगेटिव यहां पे क्या है, क्लोराइड, नेगेटिव क्या है, क्लोराइड, तो एनोड पे आएगा क्लोराइड, एनोड पे क्या आएगा, क्लोराइड, और क्लोराइड की होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा लाइक दिस। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी चेंज, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। जो पहला रिएक्शन है वो प्राइमरी चेंज हो गया यहां पर। और बेटा अब क्लोरीन की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो होती नहीं है, तो ऐसे दो क्लोरीन हमारे पास आपस में जुड़ के जब भी पालेंगे और Cl2 बना देंगे, तो एनोड से हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई, Cl2 हमारे पास जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे एनोड अभी हमने कोई बात नहीं की है किस तरह का है, सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस समझाने की कोशिश की है। तो दिस सेकंड चेंज इज कॉल्ड एज सेकेंडरी चेंज, सेकेंडरी चेंज, ये सेकंड चेंज जो है उसको सेकेंडरी चेंज बोलेंगे। तो एनोड पे चाहे एनोड किसी भी सेल का होगा, होनी तो हमेशा ऑक्सीडेशन ही है, ये तो पता ही है। एनोड पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, बोलो सर का नाम कभी भी चेंज नहीं होगा, ये तो पता ही है अपने को कि एनोड चाहे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लेकिन होगी क्या, ऑक्सीडेशन ही होगी, यहां पे रिडक्शन कभी नहीं होगी। इसी तरह से एट कैथोड, अगर मैं कैथोड की बात करता हूं, कैथोड यहां नेगेटिव है, नेगेटिव पे आएंगे पॉजिटिव भाई साहब, तो पॉजिटिव यहां पे कौन है, यहां तो एक ही पॉजिटिव है, Na1 पॉजिटिव, और वो एक इलेक्ट्रॉन टेकेगा, टेकने के बाद Na बन जाएगा, यानी एनोड पे रिडक्शन टेक्स प्लेस। वो तो हमेशा से ही पता है कि वैसे ही होना है चाहे सेल जो मर्जी हो, पर ये बता दिया रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये अच्छे से देख लिया कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, उसके आयन बनते हैं, और आयन जो आपके बेटा जी हमारे नेगेटिव आयन होते हैं दे मूव टुवर्ड्स एनोड, और जो पॉजिटिव आयन होते हैं दे मूव टुवर्ड्स कैथोड। क्लियर जी, है ना जी। और इस वजह से ये पॉजिटिव आयंस की क्या होती है, रिडक्शन होती है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये चेंज हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, सिंपल चीज समझ में आई। यहां पे जो बैटरी है, बैटरी या सेल
बैटरी या सेल विल वर्क एज इलेक्ट्रॉन पंप, ये इलेक्ट्रॉन पंप की तरह वर्क करेगा, ठीक है जी। दिस विल वर्क एज इलेक्ट्रॉन पंप। क्या होगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब यहां ऑक्सीडेशन होगी वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन डाल देगा जब यहां पे रिडक्शन होगी। सो इट वर्क्स एज इलेक्ट्रॉन पंप। बट खास बात यहां पे वी शुड यूज डीसी करंट, डीसी डायरेक्ट करंट यूज करेंगे बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट यूज नहीं होता इलेक्ट्रोलिसिस में, याद रखें, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में कि भाई हम इसमें डीसी सोर्स क्यों ही लगाते हैं, हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्ट करंट क्यों लगाते हैं। ये डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, डीसी। हम यहां पे एसी नहीं लगाते, ठीक, नॉट एसी, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट यूज नहीं करते बेटा। ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो साइकिल्स में चलता है, पहले फॉरवर्ड बायस फिर बैकवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस बैकवर्ड बायस, पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड। उससे जितना रिएक्शन आगे होगा बैकवर्ड में उतना पीछे आ जाएगा, आगे पीछे तो नेट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, नेट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। इसलिए हमें यहां पे डायरेक्ट करंट चाहिए जो सिर्फ एक ही साइकिल में सिर्फ फॉरवर्ड 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 जाता रहे, रिएक्शन फॉरवर्ड होता चला जाए। तो यहाँ एसी करंट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना होता। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अब अगली बात देखो, यहां हुआ क्या, यहां हुआ क्या, आपने देखा कि एनोड पे अनायंस का चार्ज खत्म हुआ, यानी हम बोल सकते हैं एट एनोड अनायंस आर डिस्चार्ज्ड। एनोड पे आयंस कौन सा है, अनायंस, वो डिस्चार्ज हुए, यानी उनका चार्ज खत्म हुआ। डिस्चार्ज मतलब चार्ज का खत्म होना, तो चार्ज खत्म हुआ कि नहीं हुआ। और एट कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ भाई, कैथोड पे कटायंस, कटायंस आर डिस्चार्ज्ड। मतलब क्या हो गई बेटा, मतलब तो ये हो गया कि यहां पे आयंस डिस्चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में जनरली आयंस डिस्चार्ज होते, जनरली आयन डिस्चार्ज होते हैं, ठीक, उनका चार्ज खत्म होता है। और उसके चार्ज को खत्म करने के लिए हमें चाहिए होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, जो हम बैटरी से देंगे, पोटेंशियल देंगे ना मेरे दोस्त, करंट देंगे ना, कुछ वोल्टेज देंगे ना, उसी से रिएक्शन हो रहा है, तो वो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा। नाउ व्हाट द हेल इज डिस्चार्ज पोटेंशियल। देखो बेटा, डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है पोटेंशियल नीडेड, potential needed to discharge an ion on respective electrode, respective electrode, ठीक है जी। डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल नीडेड टू डिस्चार्ज एन आयन ऑन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड पे, ठीक, जो पोटेंशियल हमारे पास नीडेड होता है, ठीक है जी, पोटेंशियल नीडेड टू डिस्चार्ज एन आयन ऑन अ रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, वो डिस्चार्ज पोटेंशियल कहलाता है। और फॉर इजी रिएक्शन और क्विक रिएक्शन, और यू कैन से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डिस्चार्ज पोटेंशियल शुड बी लो। We need a low discharge potential. We need a less discharge potential for easy reaction. Discharge potential for easy reaction. भाई सिंपल बात है, जितना पोटेंशियल कम देना पड़े और रिएक्शन हो जाए उतना अच्छा, तो हमें डिस्चार्ज पोटेंशियल कम से कम चाहिए होना चाहिए। अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल किन बातों पे डिपेंड करता है, तो बेटे इसको समझने के लिए
आगे चलते हैं, पहले बोलो यहां तक समझ में आ गया तो सारे बच्चे यस लिख देना फटाफट से। यहां पे समझ में आ गया तो सारे बच्चे फटाफट से यस लिख देना। ओके, थैंक यू। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां पर अब पढ़ेंगे ये जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे डिपेंड करता है, ठीक। और यहीं पर हम प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ टू ब्रिंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। हम यहां पे दो टॉपिक इकट्ठे कर रहे हैं, फैक्टर्स on which discharge potential depends। हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे, फैक्टर्स on which discharge potential depends and prediction of product of electrolysis, prediction of product of इलेक्ट्रोलिसिस। देखो बेटे, कौन कौन से फैक्टर पे डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड करता है, पहले हम ना 4 इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और फिर हम इसको जॉट डाउन करेंगे, मतलब हम उसमें बताएंगे, लेकिन लास्ट में इन फैक्टर्स को क्लब करेंगे और फिर उसके ऊपर बात करेंगे। हम यहां पे करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस लेंगे और जगह जगह इसका यूज करने की करेंगे कोशिश। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl 4 तरीके से हो सकती है। सबसे पहले होती है मोल्टन NaCl। molten NaCl using inert electrodes, using inert electrodes। inert electrode वो जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट ना कर। इसी तरह से दूसरी हो जाती है बेटा aqueous NaCl, ठीक, using inert electrodes, using inert electrodes। इसी तरह से हो जाती है बेटा aqueous NaCl using reacting electrodes, reacting electrode, या आप फिलहाल के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं यूजिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, ठीक, वो बाद में बताएंगे रिएक्टिंग और अनरिएक्टिंग। और चौथी हमारे पास होती है बेटा, चौथी इलेक्ट्रोलिसिस इसकी जो होती है वो होती है वेरी डाइल्यूट NaCl। अगर NaCl बहुत ही डाइल्यूट है, ये 4 चीजों को अगर हम पढ़ जाते हैं तो बेटे हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, फिर हम किसी की भी इलेक्ट्रोलिसिस फटाफट से कर सकते हैं। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मोल्टन NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो ये बाद में, पहले हम डिस्कस करेंगे मोल्टन NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। देखो बेटे, इस मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए देयर वर सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स थी बेटा, ठीक। क्या क्या प्रॉब्लम थी ये समझेगा। पहली बात ये थी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl वाज टू हाई। जो NaCl है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ये सबसे पहली प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट्स। अब बेटा तुम इधर से NaCl से Na को डिस्चार्ज कर लोगे और सोडियम बना दोगे, क्लोराइड को डिस्चार्ज करके क्लोरीन बनाओगे, और कहीं सोडियम और क्लोरीन आमने सामने आ गए तो भैया
तुम्हारी खैर नहीं, पटाखा बजेगा जिसमें तुम उड़ जाएंगे। समझ में आई? फोटो पे हार चढ़ जाएगा। ठीक। और तीसरी बात हमारे पास जो होगी वो होगी क्लोरीन corrodes the vessel in which it is formed. Chlorine corrodes the vessel in which it is formed. जो क्लोरीन होती है, ठीक, वो जिस वेसल में डाल बनती है उसी को खराब कर देती है। इट corrodes the vessel in which it is formed. ये उस वेसल को खराब कर देती है जिसमें बनाया जाए भाई। So it corrodes the vessel in which it is formed. ठीक है जी। तो ये तीन बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। पहला है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl is too high, दूसरा है सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली, तीसरा क्लोरीन corrodes the vessel in which it is formed. So these are some of the problems we face during electrolysis. इसको ओवरकम करने के लिए there was a scientist named as Down. देखो बंदे का नाम ही डाउन है, ठीक। उसने अपना एक सेल बनाया, डाउन्स सेल, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस की। अब डाउन सेल में उसने क्या किया, एक ऐसे वाला वेसल ले लिया मेरे दोस्तों, ये वेसल ले लिया। तो दिस इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इसके अंदर एक स्टील का डोम लगा दिया प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक स्टील का डोम लगा दिया। डोम समझते ना? पर स्टील का डोम जो है कंप्लीट नहीं है, नीचे ये वायर गॉज यानी जाली होती है। ठीक है बच्चों, यानी दिस इज अ स्टील डोम एंड दिस इज अ वायर गॉज। गॉज समझते हो, जाली, ठीक। यहां पे बेटे हम लोग बीच में एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं ग्रेफाइट का। ये ग्रेफाइट का कार्बन का इलेक्ट्रोड है और इसको हम बना दिया करते एनोड, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। सो दिस वर्क्स एज एनोड, ये एनोड की तरह वर्क कर दिया। सो दिस विल वर्क एज एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा तो एनोड होगा, तो ये एनोड हो गया। और इस वेसल से बाहर, इस डोम से बाहर, स्टील डोम से बाहर हम यहां पे दो आयरन के इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं या कोई भी और ऐसा मेटल, कार्बन के भी लगा सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड लगा दिए जिनको हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ के क्या बना दिया, कैथोड। सो दीज आर कैथोड, दोनों साइड। अब बेटे ये सेल की डिजाइनिंग थी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली प्रॉब्लम थी NaCl का मेल्टिंग पॉइंट वाज टू हाई। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड 60% कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 ऐड कर दिया। ऐड 60% CaCl2, तो हमने CaCl2 इसमें कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर दिया है। अब जो कैल्शियम क्लोराइड हमने ऐड किया है, ये क्यों किया है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड एडेड decreases the melting point, decreases the melting point of NaCl। पहली प्रॉब्लम सॉल्व, पहली प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है जी। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे सर, इसमें मेल्टिंग पॉइंट कैसे कम किया होगा बेटा, सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़े हो। देखो NaCl के 2 आयन है, कैल्शियम क्लोराइड के 3 आयन है। अगर बेटे आयन ज्यादा होते हैं तो बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हुई
तो मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हुआ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हुआ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लाइज एट मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट लाइज एट द सेम टेम्परेचर। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो गया। सो हेंस इट डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट। अगेन समझाता हूं, कैल्शियम क्लोराइड से आयन का नंबर ज्यादा, आयन का नंबर ज्यादा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम। फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लाइज एट द सेम टेम्परेचर। इफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कम, मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो कम। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने का काम कैल्शियम क्लोराइड का होता है। बोलो समझ में आई कि नहीं? यस और नो? यस सर। अब देखो बेटा, रिएक्शन देखो यहां पर, रिएक्शन ये तो हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि क्लोरीन और सोडियम, तो उसको पहले रिएक्शन समझे, कैसे बना, क्या बना, किधर बना। ठीक, देखो बेटे, हमने यहां पे डाल दिया अब NaCl प्लस कैल्शियम क्लोराइड मोल्टन। ये चीजें हमने इधर डाल दी हैं मेल्ट करके। इसीलिए बेटा मैंने इसको कंप्लीट डोम नहीं किया, यहां पे वायर मैश रखी ताकि मैं ये यहां पे भी आ सके, यहां से वायर मैच से ये अंदर भी आ सके इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सारी जगह इलेक्ट्रोलाइट भर दिया गया। इस वायर मैश की वजह से इलेक्ट्रोलाइट यहां से यहां आ सकता है। अगर ये वायर गॉज नहीं लगाते तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं आ पाता अंदर। नाउ अब हमारे पास आयन कैसे हैं? NaCl जब इसको मेल्ट करोगे विल चेंज इनटू Na1 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव। क्लियर? एंड कैल्शियम क्लोराइड जब मेरे प्यारे बच्चों इसको तोड़ोगे, so it will give us calcium plus 2 chloride negative. It will give us calcium and 2 chloride negative. Now at anode एनोड जो है वो तुम्हें बता दिया यहां पॉजिटिव है, उसकी तरफ अनायन आने हैं। अनायन कौन से हैं बेटे? क्लोराइड ही है। तो इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, सिर्फ क्लोराइड है। तो क्लोराइड यहां पे आएगा। और आपको अच्छे से जानते हैं कि एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो भैया यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन हो गई। तो भैया Cl की ऑक्सीडेशन हुई, Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन Cl, ये प्राइमरी चेंज। और आपको ये अच्छे से पता है कि फिर ये क्लोरीन और क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे और हमारे पास बना देंगे Cl2 विच इज अ सेकेंडरी चेंज। और मेरे प्यारे बच्चों यहां से क्लोरीन जो होगी वो बाहर निकल जाएगी एज अ वैल्यूबल बाय प्रोडक्ट। ठीक, तो एनोड पे बना क्लोरीन और निकल गया बाहर। तो यहां पे क्लोरीन जो है उसके बबल्स बने और ये बाहर की तरफ को चले गए। क्लियर जी? तो क्लोरीन बाहर की तरफ को बबल हो गई। ऑन द अदर हैंड एट कैथोड, बच्चों जब हम कैथोड की बात करेंगे, कैथोड है नेगेटिव, नेगेटिव पे आने पॉजिटिव। अब यहां पे पॉजिटिव है 2। नाउ देयर इज अ कंपटीशन, अब कंपटीशन है, सोडियम भी आ सकता है, कैल्शियम भी आ सकता है। तो यहां हमें देखना है किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, कैल्शियम का कम है कि सोडियम का कम है। उसको देखने के लिए यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल का पहला फैक्टर ध्यान से समझना कि कैथोड पे रिएक्शन क्या होना है। आपको पता है कैथोड पे रिडक्शन होनी है, कैथोड पे रिडक्शन होनी है। और रिडक्शन होने के लिए SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, तभी तो आसानी से रिडक्शन होगी। सो फॉर लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल,
less discharge potential, for less discharge potential at cathode, SRP should be more, बिकॉज यहां रिडक्शन होनी है, तो रिडक्शन उसकी आसान होती है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो आसानी से रिड्यूस होगा, उसको डिस्चार्ज पोटेंशियल कम चाहिए होगा, वो रिएक्शन पहले होगा। अब सोडियम और कैल्शियम में से किसका एसआरपी ज्यादा है? तो याद करो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कभी सर ने तुम्हें पढ़ाई थी, तुम्हें बताया था कि लिटिल केदार भाई का नमक हराम मुंशी, बस इतना पढ़ लो, बाकी बाद में। आप देखो सोडियम बाद में आया, कैल्शियम पहले आया, तो एसआरपी ऑफ सोडियम इज मोर, और इसलिए डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका लेस हो जाएगा? सोडियम का। यानी एट कैथोड, यानी एक बात समझ लेना, एट कैथोड मोर एसआरपी लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल। कैथोड पे एसआरपी जिसका ज्यादा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, वो प्रेफरेबली आएगा। तो भैया सोडियम यहां पे प्रेफरेबली आया, देयरफॉर रिएक्शन जो हुआ, सोडियम 1 पॉजिटिव टेकिंग इलेक्ट्रॉन एंड चेंजिंग इनटू सोडियम। तो यहां बाहर इधर सोडियम बनने लगा, इसके आसपास हमने यहां से सोडियम को बाहर निकाला और बेटे केरोसिन ऑयल के अंदर रख दिया। इसके आसपास सोडियम बनने लगेगा, हम उसको बाहर निकालेंगे, केरोसिन ऑयल में रखेंगे। अब जो दूसरी प्रॉब्लम थी कि यहां देखो सोडियम बना और क्लोरीन बना, ये एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, तो बेटे उसके लिए हमने इसके बीच में स्टील का डोम लगा दिया। स्टील डोम ने क्या किया? एनोड और कैथोड के बीच में पार्टीशन कर दिया। पर्दा है ना भाई, पर्दा है, पर्दा वो वाला है ना, इन दोनों में डिफरेंशिएशन हो गई, बीच में पर्दा आ गया, तो क्लोरीन और सोडियम आपस में एक दूसरे को देख ही नहीं पाए, जब भी कैसे आ पाएंगे, यानी दे विल नॉट रिएक्ट। तो यहां रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्टील डोम। तो बेटा जब कभी भी पार्टीशन हो एनोड और कैथोड में, तो उसको हम बोलते हैं डायफ्राम सेल। सो दिस इज अ डायफ्राम सेल। अगर आपसे कोई पूछता है डायफ्राम सेल क्या होता है, कहना जिसमें कैथोड और एनोड के बीच में पार्टीशन होता है, जिसमें कैथोड और एनोड आमने सामने नहीं होते, ठीक, कैथोड और एनोड में पार्टीशन होता है, उस पार्टीशन की वजह से हमारे पास इसमें रिएक्शन नहीं हुआ। सो वी यूज डायफ्राम सेल हियर, जस्ट इसलिए कि रिएक्शन ना होने पाए, ठीक है जी। और रही बात लास्ट, क्लोरीन गोज द वेसल इन विच इज फॉर्म, तो भैया हमने बनाए किसके अंदर? स्टील डोम इज यूज्ड, स्टील डोम इज यूज्ड। और स्टील डोम जो होगा, ठीक, स्टील जो होता है दैट इज अनरिएक्टिव टुवर्ड द अटैक ऑफ एसिड और बेस, यानी क्लोरीन उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, रिएक्ट उसके साथ नहीं कर पाएगा स्टील के साथ। तो भैया तीसरी प्रॉब्लम भी दूर हो गई। हमने NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कम किया बाय एडिंग कैल्शियम क्लोराइड, और सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग रखा बाय यूजिंग डायफ्राम सेल, और डायफ्राम सेल में हमने स्टील का डोम यूज किया ताकि क्लोरीन उसको खराब ना कर पाए। स्टील डोम इज यूज्ड फॉर दैट। So this is how the reaction of cathode and anode takes place in down cell, and in down cell the product is, at anode we get chlorine as a valuable product, at cathode we get sodium, और solution के अंदर रह गया कैल्शियम और थोड़ा बहुत क्लोरीन। अब फटाफट से बोलो, क्या मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलना यस और नो, टाइम इज लेस इसलिए बहुत जल्दी बोलना है, यस और नो। Yes, sir.
ओके ओके, तो सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया। सर प्लीज कैथोड एक बार बता दो यार। बेटे कैथोड पे मेरे भाई दो आयन थे, सोडियम एंड पोटाशियम कैल्शियम। यार कैथोड पे रिडक्शन होनी, जिसका रिडक्शन इजी होगी वही होगा। तो रिडक्शन इजी किसकी होगी? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। सोडियम और कैल्शियम में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? ऑब्वियसली सोडियम का। सोडियम नीचे आ रहा है तो प्रेफरेबल रिएक्शन इज सोडियम। बोल भाई अनीश, अभी समझ में आया यार? अब ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। ठीक, अभी हमने मोल्टन NaCl की बात की थी और यहां से प्रोडक्ट तो प्रिडिक्ट किए ही, पर एक चीज और प्रिडिक्ट कर ली कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है, अगर कैथोड पे देखना होगा, कैथोड पे डिस्चार्ज पोटेंशियल हमेशा कम तब होता है अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। वो क्लियर था? ठीक, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, डिस्चार्ज पोटेंशियल कैथोड पे कम। ठीक, अब अगली बात समझते हैं। अब हम बात करेंगे एक्वस NaCl। एक्वस NaCl, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो अब हम एक्वस NaCl की बात करेंगे। एक्वस NaCl में हम सीधे आयन बना रहे हैं, तो NaCl जो होगा that will certainly break up into Na1 positive and Cl1 negative, and we had that water can break into H positive and OH negative, but mind it, this is a very slow process क्योंकि water is a weak electrolyte, so this is very slow। ठीक, हम ये बोल सकते हैं आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज वेरी वेरी स्लो। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ये स्लो प्रोसेस होता है, बट येट ये दो चीजें होंगी। नाउ एट एनोड, जहां चलते हैं एट एनोड, ध्यान देना बेटा जी, प्लीज ध्यान देना। एट एनोड, एनोड है कैसा? पॉजिटिव, और उस पे आएंगे नेगेटिव आयंस, and there are two negative ions। ठीक, so there can be two probable reactions, two probable reactions। दो probable reaction है। पहला रिएक्शन वन ये हो सकता है जो क्लोराइड हो वो आए। ठीक, क्लोराइड आए और क्लोराइड आ करके बेटे Cl दे दे और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, ये एक है। ठीक है जी, ये पहला है, और ऑब्वियसली ये क्लोरीन और क्लोरीन आपस में जुड़ेंगे और Cl2 बनाएंगे, यानी प्राइमरी चेंज को ध्यान देना है, सेकेंडरी चेंज तो बाद में होगा तभी अगर प्राइमरी होगा। ये प्राइमरी चेंज, ये सेकेंडरी चेंज। ये रिएक्शन नंबर 1 है, बट एक सेकंड रिएक्शन भी तो हो सकता है, रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 में जो OH है, OH नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन दे OH बने। ठीक, ऐसा हो जाए। अब बेटे होता क्या है कि बेसिकली ये समझ लो कि OH की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं, स्टेबल नहीं है, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए ना हम ऐसे लिखते कि दो OH ने दिया, यहां पे दो OH बने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे। ठीक, और इसमें से ये वाटर बन गया होगा और बाकी हाफ ऑफ ऑक्सीजन। तो नेट में रिएक्शन ना हम इसका ऐसे लिख देते हैं 2OH नेगेटिव गिविंग अस हाफ ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिख देते हैं बेसिकली।
OH का जब भी लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक। OH का जब भी लिखना है, ये दो पॉसिबल, ये दो प्रोबेबल रिएक्शन है एनोड पे, या ये। और बेटे OH की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो होती नहीं, होती क्या? तो इसको ना ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इधर वाटर की रिडक्शन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वाटर की रिडक्शन। हम रिएक्शन वाटर की रिडक्शन का लिख देते हैं, ठीक, रादर ऑक्सीडेशन का, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन एनोड पे क्या होनी है? ऑक्सीडेशन होनी है। एनोड पे क्या होनी है? ऑक्सीडेशन होनी है, ठीक। तो हम ऑक्सीडेशन किसकी लिख देते हैं? ऑक्सीडेशन वाटर की लिख देते हैं। OH की जगह सीधे ही वाटर, मान के चलते भी OH एग्जिस्ट नहीं करता, वाटर की ऑक्सीडेशन करते, प्रोडक्ट यही बनेगा, हाफ ये और H पॉजिटिव को ऐसे बना देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन। हम ये रिएक्शन लिखे चाहिए लिखे, एक ही बात है। अनीस ध्यान से सुन ले, ये लिखे एक ही बात है, क्योंकि OH अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखो, गलत कोई नहीं करता। ये ऊपर वाली चीज मैंने समझाने के लिए किया है, ये जो है ये समझाने के लिए लिखी है। या ये रिएक्शन होगा या ये, दोनों में से एक रिएक्शन होगा, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही। अब इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन हो, इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन हो, हमें ये देखना है मेरे दोस्त। इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन हो, ये हमें देखना है। अब बेसिकली अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हो क्लोराइड का, यहां क्लोराइड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक। क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम जानते हैं, हम तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है इस रिएक्शन का, वो 1.36 वोल्ट होता है, ठीक, 1.36 वोल्ट होता है। और वाटर की रिडक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन के इक्वेशंस हैं, पहले समझ लेना। पर ई डिग्री किसका ले रहा हूं मैं? रिडक्शन का। वाटर की रिडक्शन का 1.23 वोल्ट होता है, 1.23 वोल्ट होता है, ठीक है जी। ऑब्वियसली एट एनोड, एज एट एनोड, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन शुड टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन शुड टेक प्लेस, so for less discharge potential, for less discharge potential, SRP should be low। देखो भाई, कैथोड पे SRP ज्यादा चाहिए था ना, क्यों? क्योंकि कैथोड पे क्या होना चाहिए था? रिडक्शन, और यहां होनी ऑक्सीडेशन, तो SRP कम चाहिए ना। अरे बोलो, समझ में आई ये बात? दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले बोलो फटाफट, समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. तो इसमें क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन हमारा एनोड पे होनी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन पोटेंशियल कम चाहिए। अब रिडक्शन पोटेंशियल कम किसका है? ऑब्वियसली वाटर का। सो दिस रिएक्शन मस्ट बी प्रेफर्ड, ये रिएक्शन प्रेफर्ड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पर हमने पाया कि ये रिएक्शन नहीं हुआ और ये रिएक्शन हो गया। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि भैया रिएक्शन ये होना चाहिए था, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इसका SRP कम है। बट एक्चुअली दिस रिएक्शन हैपेंस, ये नहीं होता, यानी इट डज नॉट अकर हियर, डज नॉट अकर हियर। अब क्वेश्चन बात ये आ गई भैया कि ये क्यों नहीं हुआ यार, जबकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होना चाहिए था। यानी एक बात समझ लीजिए कि एट एनोड, ये बाद में कंपाइल करेंगे हम, डिस्चार्ज पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। वहां यूनिवर्सली बोला था, यहां डायरेक्टली।
SRP ज्यादा तो डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा, ठीक, और SRP कम तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम एनोड पे, कैथोड पे उल्टा था। तो उसके अकॉर्डिंगली तो ये होना चाहिए था रिएक्शन, बट इट डज नॉट अकर हियर। व्हाई? तो बेटा यहां पे एक और बात आती है, ओवर पोटेंशियल। क्या बात आती है? ओवर पोटेंशियल। ना ओवर पोटेंशियल क्या होता है समझ लीजिएगा। ओवर पोटेंशियल क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। देखो बेटा, ओवर पोटेंशियल होता है पोटेंशियल नीडेड, पोटेंशियल नीडेड, ठीक। अगर मैं ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल ऐसी कोई बात करता हूं तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल नीडेड टू ओवरकम या टू मेक अ रिएक्शन फिजिबल व्हिच इज अदरवाइज अ स्लो रिएक्शन, ठीक। पोटेंशियल नीडेड टू quicken a process, quicken a process or make feasible a process which is otherwise a kinetically slow process। कोई ऐसा प्रोसेस हो जो बहुत स्लो चल रहा हो, उसकी स्पीड ही बहुत कम हो, ठीक, या होने के चांसेस कम हो, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री क्लास में आने का मन नहीं कर रहा, नहीं जाने का मन कर रहा, तो मम्मी चप्पल लेके एक्स्ट्रा पोटेंशियल देगी कि नहीं? है ना भाई, है ना? या पापा डंडा लेके एक्स्ट्रा पोटेंशियल देंगे ना, चलो पढ़, तब वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल के साथ हम क्लास में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक। हालांकि केमिस्ट्री मजेदार सब्जेक्ट है, उसमें आना चाहिए, है ना, बट ये हो नहीं रहा, तो मम्मी एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा रही है। वैसे ही हमारा वाटर का तोड़ना, वाटर की ऑक्सीडेशन होना इज अ स्लो प्रोसेस, टूटेगा तब ऑक्सीडेशन हो, इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो दिस reaction needs, because this reaction needs over potential या over voltage, this reaction needs over voltage या over potential of 0.25 वोल्ट। भैया इसमें 0.25 वोल्ट और भी चाहिए, ये भी चाहिए और 0.25 वोल्ट और भी चाहिए। तो नेट में रिडक्शन पोटेंशियल 1.48 हो गया। तो इससे ज्यादा होगी वैल्यू कि नहीं? है ना, बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल इसका रिडक्शन पोटेंशियल और ये दोनों मिला के इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल इतना हो गया, जबकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। सो दिस बिकम्स अ फीजिबल रिएक्शन, ठीक, बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज। आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज, over potential needed for oxidation of water, its discharge potential becomes more than chloride. Therefore, preferably, chloride is discharged. इसलिए प्रेफरेबली एनोड पे क्लोराइड डिस्चार्ज हो जाएगा और ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो एनोड का रिएक्शन ये रह जाएगा। बोलो भाई, एनोड का रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना यस और नो भाई। Yes, sir. जल्दी, क्विकली। ओके, अब आगे चलो, एट कैथोड देखते हैं, ठीक। एट कैथोड, यहां आ लो, यहां लिख रहा हूं, यहां एट कैथोड। कैथोड पे होनी है रिडक्शन, कैथोड पे होनी है रिडक्शन,
दो आयन है अगेन से, दो आयन है अगेन से, सो टू प्रोबेबल रिएक्शन यहां पे भी है, टू प्रोबेबल रिएक्शंस। ये दो प्रोबेबल रिएक्शन है, उसमें या तो सोडियम 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम बनेगा, या तो ये रिएक्शन होगा। और यहां रिडक्शन हो रही है, तो इसका ई डिग्री -2.47 वोल्ट होता है। ई डिग्री ऑफ रिडक्शन याद रखना, हम रिडक्शन पोटेंशियल ही पढ़ते हैं, यानी इसको एसआरपी बोल लो। बार बार क्या समझाऊं तुम्हें मैं, एक ही चीज को बार बार बोलता रहता हूं। ये एसआरपी हो गया, ये दो प्रोबेबल रिएक्शन हो गए। ठीक, दूसरा प्रोबेबल रिएक्शन, ये रिएक्शन 1 था, दिस वाज रिएक्शन 1। रिएक्शन 2, रिएक्शन 2 कौन सा था? दूसरी चीज क्या आ सकती थी? H पॉजिटिव, H पॉजिटिव टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू हाइड्रोजन, ये प्राइमरी चेंज, दिस इज आवर प्राइमरी चेंज। और हाइड्रोजन ऐसे स्टेबल नहीं होता, तो इसमें सेकेंडरी चेंज जरूर होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के H2 बनाएंगे, सो दिस इज आवर सेकेंडरी चेंज। बेटे क्योंकि H पॉजिटिव की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो इस रिएक्शन को भी रिडक्शन ऑफ वाटर लिख देते हैं। वाटर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वाटर की रिडक्शन लिख सकते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन ये वाटर में और H2 बना दिया ऑब्वियसली, और बाकी 2OH नेगेटिव रह गया सॉल्यूशन में। एक ही बात है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है। हमने ऐसे बोला H पॉजिटिव की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए वाटर का रिएक्शन यहां पे, वाटर का क्या दे दिया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने यहां पे कर दिया, यहां पे इसका सॉरी रिडक्शन कर दिया। अब इसका अगर ई डिग्री देखेंगे इस रिएक्शन का, इसका ई डिग्री ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वो -0.83 वोल्ट्स है, यानी इसका एसआरपी, इसका एसआरपी। ठीक, अब कैथोड पे एसआरपी कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? सर ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन? -0.83। ऑब्वियसली ये ज्यादा, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए एज एट कैथोड SRP should be more, therefore reaction 2 is feasible। पर सर आपने बताया था कि होता यह है कि वाटर का जो रिएक्शन होता है स्लो होता है, तो यहां पे भी ओवर वोल्टेज चाहिए होगी, ऑब्वियसली चाहिए होगी, पर कितनी? इसमें वो ऐड भी कर दो तब भी वैल्यू इससे ऊपर नहीं जाती मेरे भाई, तब भी वैल्यू इससे कम नहीं होती, बहुत ज्यादा फर्क है। तो चाहे इसमें ओवर पोटेंशियल ऐड भी कर दो तब भी ये उससे ऊपर नहीं जाती। और दूसरी बात ये रिएक्शन को ऐसे माना जाता है कि ये क्यों हुआ, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए आई एम फाइंडिंग अ जगह। बेटे ये चीज नोट कर ली होगी तुमने, ये चीज नोट कर ली होगी, यस सर। ठीक, और ये भी यहां पे नोट कर लिया होगा। तो मैं तुम्हें कहीं एक जगह बताना चाह रहा हूं इसको, ये ओवर पोटेंशियल की डेफिनेशन मिटा रहा हूं, वो समझ में आ जानी चाहिए। हम क्या मान के चलते हैं कि ठीक है भाई ओवर पोटेंशियल जो है वो सोडियम के नहीं है, इसका ओवर पोटेंशियल है, तो मान लो यहां पे सोडियम अगर ऐसे आ भी जाए और वो सोडियम बन भी जाए, तो ये सोडियम के ऊपर H पॉजिटिव अटैक कर जाएगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल तो सोडियम से हाइड्रोजन का ज्यादा है, ये दोबारा इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको दोबारा से चेंज कर देगा, खुद हाइड्रोजन बन जाएगा। स्लो होगा प्रोसेस ना, तो पहले जैसे सोडियम बन गया
अब कुछ देर बाद हाइड्रोजन बना, स्लो था प्रोसेस, और हाइड्रोजन ने इससे फिर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसको दोबारा से वही चेंज कर दिया और खुद हाइड्रोजन बन गया। तो एक्चुअली देखा जाए प्रोसेस तो यही हुआ, ये नहीं हो पाया, ये प्रोसेस नहीं हो पाया। 2 वजह बता रहा हूं। वजह नंबर 1 कि इसका एसआरपी बहुत 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 कम है, तो इसमें ओवर पोटेंशियल ऐड करके भी एसआरपी उतना कम नहीं हो सकता, ठीक। और दूसरी बात, अगर वो रिएक्शन हो भी गया होगा तो सोडियम से H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा, Na1 पॉजिटिव, यानी सोडियम फिर वहीं का वहीं, और हमारे पास रिडक्शन H की होगी, यानी इसमें सेकंड रिएक्शन ही प्रोबेबल होगा। तो बेटे कथा समझ में आई? मतलब यहां ये रिएक्शन नहीं होना है, इसको काट दिया मैंने, और यहां ये रिएक्शन नहीं होना है। तो एक्वस NaCl में क्यों नहीं होना है वो तुम्हें समझा दिया, दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक। एक्वस NaCl में नेट इलेक्ट्रोलिसिस हम ऐसे लिखेंगे कि एट एनोड, ये सारा मैंने क्लियर कर दिया कहां पे कौन सा होना था, ठीक। एट एनोड हमारे पास क्लोराइड आया और उसकी ऑक्सीडेशन हुई, प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज हुआ, क्लोरीन बाहर निकला, ठीक है। और इसका रीजन मैंने दे दिया था, बिकॉज वाटर नीड्स ओवर पोटेंशियल, इसलिए OH यहां पे ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, इसलिए OH ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। एट कैथोड रिडक्शन हुई होगी, एट कैथोड रिडक्शन हुई होगी, और रिडक्शन भी किसकी होगी, वाटर की। H पॉजिटिव टेकिंग इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग अस H2, और यहां फिर सिंपली वाटर का रिएक्शन शो करो, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस H2 प्लस 2 OH नेगेटिव। और इसका रीजन ये वाला रिएक्शन, इस पे सोडियम क्यों नहीं आया, क्योंकि सोडियम इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय हाइड्रोजन एंड इट्स SRP इज वेरी लो। तो एक्वस NaCl में जो प्रोडक्ट आए, एनोड का प्रोडक्ट है क्लोरीन, कैथोड का प्रोडक्ट है हाइड्रोजन, और सॉल्यूशन में रह जाएगा Na और OH। सॉल्यूशन में NaOH रह जाएगा, NaOH रहना मतलब बेस रह जाएगा, therefore pH of solution will gradually increase। बोलो भाई, मोल्टन और एक्वस दोनों समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी यस और नो लिखना, क्योंकि अभी स्टोरी बहुत बड़ी है। एक्सक्यूज मी जल्दी बोलो यस और नो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर ये जो ओवर सर जो बोलो यार। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जब Na का जो रिडक्शन पोटेंशियल है सर, वो तो ऑटोमेटिकली पहले से ही लेस है H2O के कंपेयर्ड सर, तो सर वहां पे H पॉजिटिव का जो मतलब ओवर पोटेंशियल है सर, वो भी ऐड करेंगे तो और इंक्रीज ही होगा ना सर उसका, मतलब और नेगेटिव से जीरो के पास आएगा। एक बात बता यार, इसमें हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल तो ऐड ही होना होता है ना, ओवर पोटेंशियल तो हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना है, तो वो तो इसमें इतना पोटेंशियल पहले चाहिए था और ऐड करो। यस सर। समझ में आई? साइन तो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि SRP है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अरे पोटेंशियल की वैल्यू तो मैग्नीट्यूड है ना भाई। यस सर। तो इसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए इतना, इतने वोल्ट्स, इसके लिए चाहिए इतना, इतने से वोल्ट्स। साइन को छोड़, पहले समझ, इतना पोटेंशियल इसके लिए, इतना पोटेंशियल इसके लिए, तो इसमें डिस्चार्ज पोटेंशियल ओवर पोटेंशियल ऐड भी कर दे, तब भी क्या इतनी वैल्यू हो जाएगी? नो सर। So that's what I want to say. Clear? यस सर। Okay. So ये था aqueous NaCl। अब aqueous NaCl से आगे चलते हुए, यहां पे हमने ना
एक और फैक्टर सीखा कि एनोड पे डिस्चार्ज पोटेंशियल के लिए एक और फैक्टर सीखा कि डिस्चार्ज पे एसआरपी कम चाहिए, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होने के लिए एसआरपी कम चाहिए एनोड पे। कैथोड पे पहले सीख लिया था ज्यादा चाहिए, कैथोड पे एसआरपी ज्यादा, एनोड पे एसआरपी कम। ठीक है ना जी, क्लियर। और तीसरी बात हमने यहां पढ़ी ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल भी होता है, कोई कोई रिएक्शन काइनेटिकली स्लो होता है, उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ती है भाई, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आई बात? तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ता है। अब देखो आगे, अब मैं जो समझा रहा हूं, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, किसने बताना तो है नहीं कभी। हम पढ़ने जा रहे हैं कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल, Kastner-Kellner cell is a best example for knowing the nature of electrode. इलेक्ट्रोड के नेचर से कैसे प्रोडक्ट का फर्क पड़ता है, इसको जानने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, ये बनाया, ये यूज होता है, कास्टर-केल्नर सेल इज यूज्ड फॉर manufacture of NaOH। ये NaOH की मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है बेटा। कास्टनर-केल्नर सेल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH। ठीक है जी, थोड़ा पहाड़ों की तरफ को जा रहा है ये, इसको थोड़ा नीचे लेके आया जाए। ठीक, सो फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH यूज होता है। अब इसमें सेल देखिएगा प्लीज, हमने इस तरह का एक सेल लेना है, ध्यान देते रहना, थोड़ा ज्यादा ही दूर हो गया भाई। हमने एक सेल लिया, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक हमने ले लिया है। ठीक है जी, इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हमने स्लेट के दो पार्टीशन कर देने हैं। स्लेट समझते? स्लेट आजकल के बच्चे थोड़ा कम ही समझते हैं स्लेट। ठीक, ये स्लेट स्टोन के पार्टीशन है। पर एक बात देखो, बात यह है कि उसकी वजह से हमने कंप्लीट नहीं किया इसको, आधे अधूरे में छोड़ दिया है। बट दीज आर डिप्ड इन मरकरी। मैंने इधर नीचे मरकरी डाल दिया है। सो दिस इज मर्क्यूरी। ये Hg है हमारे पास, मरकरी सारी जगह पे नीचे। ठीक, इस मरकरी का डालने से यहां पे 3 कंपार्टमेंट बन गए हैं, 2 आउटर कंपार्टमेंट्स, एक इनर कंपार्टमेंट। तो एक ये और एक ये आउटर कंपार्टमेंट हो गए। और एक ये इनर कंपार्टमेंट हो गया, इनर कंपार्टमेंट। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है बेटे, हमने यहां पे बाहर 2 इलेक्ट्रोड लगा देने हैं, एक यहां एक यहां, और एक इलेक्ट्रोड यहां लगा देना। सो ये जो है, ठीक, दिस शुड वर्क एज एनोड। जो आउटर कंपार्टमेंट में है वो एनोड होने चाहिए, वो एनोड होने चाहिए।
और जो अंदर का कंपार्टमेंट है, ठीक है जी, अंदर का जो कंपार्टमेंट है वो कैथोड होना चाहिए। ठीक, ये मैंने कैथोड बना दिया। ठीक है दोस्तों, ये सेटअप है हमारे पास, तो आई थिंक सो आपको सेटअप समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, हम आउटर कंपार्टमेंट में ब्राइन सॉल्यूशन डालते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन, दोनों आउटर कंपार्टमेंट में हम ब्राइन सॉल्यूशन डालेंगे। सर व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? बेटा 40% NaCl, यानी एक्वस NaCl विच इज 40%। और अंदर वाले कंपार्टमेंट में हम डाइल्यूट NaOH डालेंगे। बेटा बना क्या रहे हो? बना क्या रहे हो? NaOH। NaOH, और डाला भी क्या है? NaOH, NaOH. बट डाइल्यूट NaOH डाला है। अब देखो बेटा, इधर ध्यान देना, सेल दो कंपार्टमेंट्स में बढ़ चुका है, 3 कंपार्टमेंट्स में, 2 आउटर 1 इनर। तो पहले हम लिखेंगे रिएक्शंस इन आउटर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट के रिएक्शन देखना। आउटर कंपार्टमेंट में हमने डाला था NaCl, तो ऑब्वियसली NaCl will change into Na1 positive and Cl1 negative, and water H2O will change into H1 positive and OH1 negative. Now at anode एनोड पे अनायन आने हैं और ऑक्सीडेशन होनी है। अनायन कंपटीशन में कौन कौन से हैं? इसके दोनों प्रोबेबल रिएक्शन पता है अपने को, पीछे में करवाया था मैंने। तो बोलो कौन सा आएगा यहां पर, किसकी ऑक्सीडेशन होगी? दैट इज क्लोराइड। अभी करवाया पीछे मैंने, तो क्लोरीन और क्लोरीन जुड़ेंगे, Cl2 बन जाएगा। ठीक, रीजन क्या दोगे इसका? बिकॉज वाटर नीड्स ओवर पोटेंशियल। ठीक, इसमें क्लोराइड डिस्चार्ज हो गया, ये हमने अभी डिस्कस किया था। नाउ एट कैथोड, प्लीज सी दिस। एट कैथोड, कैथोड पे वही 2 आयन जो अभी पहले किया था, है ना बेटा? पर एक बात बताओ यार, बाहर के कंपार्टमेंट में कैथोड ढूंढो जरा, है क्या? No, sir. तो कैथोड तो है नहीं बाहर। तो कैथोड क्योंकि बाहर है नहीं, तो जो मरकरी होगा that itself work as cathode, mercury has to work as cathode। तो बेटा ये याद रखना कि कार्बोनल कैलुलर सेल में बाहर हमारे पास मरकरी को कैसे बिहेव करना पड़ता है। इट बिहेव्स एज कैथोड, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। अगर एक इलेक्ट्रोड है दूसरा नहीं है, तो दूसरे मेटल को दूसरा इलेक्ट्रोड बनना पड़ेगा, तो ये इंडक्शन हो गई। सो मरकरी विल एक्ट एज कैथोड, मरकरी विल एक्ट एज कैथोड। रिएक्शन क्या होता था? रिएक्शन तो यही होता था भाई कि सोडियम 1 पॉजिटिव चेंजिंग इनटू सोडियम, फर्दर H पॉजिटिव इज चेंजिंग, ये से इलेक्ट्रॉन लेके इसको Na1 पॉजिटिव बनाता था, खुद H बनता था। यही रिएक्शन दिए थे अपन। और नेट रिएक्शन इसी में लिख देते थे कि H 1 पॉजिटिव टेकिंग इलेक्ट्रॉन एंड चेंजिंग इनटू H,
क्योंकि सोडियम तो सोडियम 1 पॉजिटिव भी बन जाता था। बोलो यही था ना। पर अब हुआ ऐसा कि क्योंकि यहां पे मरकरी है तो सोडियम डिसॉल्व्स इन मरकरी टू फॉर्म सोडियम अमलगम। सोडियम डिसॉल्व्स इन मरकरी टू फॉर्म सोडियम अमलगम। तो ये सोडियम अमलगम बना देगा भाई, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। ठीक, सोडियम 1 पॉजिटिव, अब सोडियम अवेलेबल ही नहीं है, मरकरी में घुस गया। एंड दूसरी बात यह भी है कि हाइड्रोजन डज नॉट हैव अफिनिटी फॉर मरकरी। कभी मरकरी का हाइड्रेट देखा? तो एक तो सोडियम इज डिसॉल्व्ड, सोडियम is dissolved in mercury, therefore not available for oxidation, available for oxidation by H positive as well as hydrogen does not have affinity for mercury, therefore large overpotential is needed. Overpotential is needed. इसलिए यहां पे अगला रिएक्शन नहीं हुआ, सोडियम का अमलगम ही बन गया, ये आगे नहीं जा पाया। बोलो बेटा, आउटर कंपार्टमेंट के रिएक्शन समझ में आए दोनों? कोई दिक्कत है? लास्ट वाला समझ में आया क्यों हुआ? क्योंकि Yes, अदरवाइज सोडियम से आगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता था। अब क्या हुआ? सोडियम सीधे मरकरी में घुल मिल गया। एक तो मरकरी में घुलने से अवेलेबिलिटी खत्म, दूसरा इसको ये इसकी वैसी अफिनिटी नहीं मरकरी की तरफ, तो मर के चला हुआ था, इसको तो और भी ओवर पोटेंशियल चाहिए। एक तो ओवर पोटेंशियल वाटर की ऑक्सीडेशन के लिए, दूसरा हाइड्रोजन का मूवमेंट टुवर्ड्स मरकरी के लिए, अरे बहुत ओवर पोटेंशियल चाहिए। इन दोनों वजह से ये अवेलेबिलिटी भी नहीं है और ओवर पोटेंशियल भी ज्यादा है, तो दोनों वजह से हमारे पास यहां पे रिएक्शन सोडियम का ही हो गया एंड सोडियम 1 पॉजिटिव डिस्चार्ज, हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं हुआ। ठीक, तो अंदर के सेल से हमें बाहर के सेल से सिर्फ एक चीज मिली, और वो मिली क्या? क्लोरीन। वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट बाहर क्या निकला? क्लोरीन। इसलिए गास्टर कैलुलर सेल से ना केवल NaOH बल्कि हम क्लोरीन भी बना लिया करते हैं। तो एक वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट क्लोरीन हमारे को यहां से मिल गया है, बाहर आया। पर अब ये मरकरी न रह करके ये बन गया है सोडियम अमलगम। अब ये क्या बन गया है? सोडियम अमलगम। अब ये मरकरी रह करके सोडियम अमलगम हो गया है। ठीक है जी। अब हम इस सेल को ना एक एसेंट्रिक व्हील पे लगा देते हैं, एसेंट्रिक व्हील पे लगा देते हैं बेटा। अब ये एसेंट्रिक व्हील जो होता है ऐसे वाला, इसको क्या बोलेंगे? एसेंट्रिक व्हील। एसेंट्रिक व्हील जो ऐसे वाला व्हील है, एसेंट्रिक व्हील है, जब ये मूव करेगा तो यहां रॉकिंग मोशन प्रोड्यूस होगा। ये सेल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। उस रॉकिंग मोशन से ये आगे आ जाएगा भाई, यानी सारी जगह अभी सोडियम अमलगम हो जाएगा। क्लियर? नाउ अब देखो बेटा, reactions of inner compartment, reactions in inner compartment, अंदर के कंपार्टमेंट के रिएक्शन देखना जरा। अब अंदर के कंपार्टमेंट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। सर अंदर के कंपार्टमेंट में हमारे पास NaOH था,
तो NaOH will be giving us Na1 positive and OH1 negative, और वाटर बहुत ज्यादा था तो H1 positive OH1 negative. Now at anode जहां पे ऑक्सीडेशन होगी, क्या कोई कंपटीशन है? एक ही तो आयन है OH नेगेटिव। पर एक बात बताओ यार अंदर के कंपार्टमेंट में एनोड है कहां? है क्या? नहीं है। तो अंदर के कंपार्टमेंट में दिस हैज टू वर्क एज एनोड। सो जो एनोड है वो सोडियम अमलगम का है, वर्क्स एज एनोड, सोडियम अमलगम। ठीक, क्लियर? अब आना तो OH को था बेटे, OH ने इलेक्ट्रॉन देने हैं, अंदर सोडियम भी पड़ा है यार, सोडियम ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा कि नहीं? सोडियम का ई डिग्री क्या होता है? -2.47 और वाटर का -0.83। लगा लो इसके ओवर वोल्टेज लेना देना जो भी होगा। तो ऑक्सीडेशन तो सोडियम की बहुत ही इजी, रिडक्शन मुश्किल हो सकती थी, ऑक्सीडेशन इज वेरी इजी। तो हुआ ये कि यहां पे OH ना आ करके यहां से मरकरी बाहर निकला और उसी की ऑक्सीडेशन हो गई। मरकरी इज ऑक्सीडाइज, यानी यहां सोडियम अमलगम का सारा गम गलत हो गया और सोडियम 1 पॉजिटिव यहां आ गया। ठीक है, अमलगम से सोडियम 1 पॉजिटिव बाहर, OH अपनी जगह पे रह गए, उनको कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज सोडियम का यार डिस्चार्ज पोटेंशियल इज वेरी 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 लेस फॉर एनोड, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ही बहुत कम है। अरे कैथोड में तो रिडक्शन होनी थी, वो एक अलग बात थी, यहां ऑक्सीडेशन, बेटा ऑक्सीडेशन तो आसानी से होगी। और इसलिए जब इलेक्ट्रोड अपना रिएक्शन शो करता है, इसको बोलते हैं अटैकिंग इलेक्ट्रोड या रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड। तो दिस वर्क्स एज रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, ये रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड होगा। नाउ एट कैथोड, बेटा कैथोड है कि नहीं है? है सर, आयरन का है, आयरन का टेंशन ही नहीं है, रिडक्शन है, और कैथोड पे वही दो रिएक्शन। अब तो बेटा इसको रोकने वाला कोई नहीं है। पहले तो सोडियम मरकरी में छुप जाता था ना, तो हाइड्रोजन उसको देख नहीं पाता था, अब कहां छुपेगा? यहां तो आयरन है। तो अब हम ले दे के वही बताएंगे कि यहां पे H पॉजिटिव विल टेक एन इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू H, और H और H जुड़ेंगे, क्या बनाएंगे? H2। यहां पे जो रिएक्शन मैंने तुम्हें बताया वाटर की तरह लिख देते हो, ठीक। H2 is giving us H2 2OH negative, ठीक, by taking 2 electrons। ये रिएक्शन हम शो कर देते हैं यहां पर, क्लियर जी? क्यों भैया? देखो फर्क देखो, दोनों में आयन सेम थे, इसमें और इसमें कैथोड पे आयन सेम थे, बट यहां मरकरी इलेक्ट्रोड था, उसकी तरफ हाइड्रोजन की अफिनिटी नहीं थी, हाइड्रोजन नहीं गया और सोडियम उसके अंदर घुल गया था, तो भैया अवेलेबल नहीं था। अब आयरन का है, यहां कैथोड किसका है? आयरन का है। सो अब सोडियम कहां छुपेगा? सोडियम को तो ढूंढ के H पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना भाई? ढूंढ के कूटेगा उसको और उससे इलेक्ट्रॉन लेके खुद हाइड्रोजन बनाएगा। तो मजे की बात है, कास्टर कैलर सेल में हमारे पास कैथोड के आयन सेम थे, बट यहां
सोडियम डिस्चार्ज हुआ, यहां हाइड्रोजन डिस्चार्ज हुआ। रीजन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यहां मरकरी पे कभी भी हाइड्रोजन डिपॉजिट नहीं होता, और यहां बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था इसलिए। अब सॉल्यूशन में से देखो H पॉजिटिव निकलते रहे क्योंकि वो तो रिड्यूस हो गए, और Na पॉजिटिव आते रहे क्योंकि वो तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ना भाई। तो धीरे धीरे यहां NaOH बढ़ता रहेगा, वाटर कम होता रहेगा, NaOH बढ़ता रहेगा। तो डाइल्यूट NaOH धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में चेंज हो जाएगा, और जब वो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में चेंज होगा, आप NaOH को बाहर निकालो, उसकी जगह पानी और डाल दो। समझ में आई? रिएक्शन चलेगा। तो बेटा कास्टनर कैनुलर सेल में हमने ये समझा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। अगर मरकरी जैसा इलेक्ट्रोड हो तो उस पर कभी भी हाइड्रोजन जैसी चीज डिस्चार्ज नहीं होती, और अगर एनोड सोडियम का हो या मेटल का हो तो उस पर कोई अनायन डिस्चार्ज नहीं होता, मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वो रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड हो जाते हैं। बोलो बेटे कास्टनर कैनुलर सेल समझ में आया कि नहीं? बाद में इसको हम करेंगे राउंड ऑफ, पहले फटाफट से बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। एक लास्ट इलेक्ट्रोलिसिस NaCl की। अभी तक हम इलेक्ट्रोलिसिस कर किसकी रहे हैं? NaCl की तो कर रहे हैं। उसी को तरह तरह से करके मैं आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है उसको समझाने की कर रहा हूं कोशिश, कि वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे भाई, लास्ट इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे वेरी डाइल्यूट NaCl using inert electrodes। तो भैया NaCl will be putting into Na1 positive and putting into Cl1 negative. So water is also putting into H positive and OH negative. Mind it, here the concentration of this is very low. Concentration of this is very low. So at anode पे again there is a competition between two anions, और आपको पता है क्लोराइड आते हैं, but as concentration of fluoride is very low, तो OH बहुत ज्यादा आ जाएंगे, क्लोराइड बहुत कम आएंगे, तो नेट प्रोडक्ट OH का ज्यादा, इसलिए हम OH लिखेंगे। OH, ठीक है जी, प्लस दैट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, एंड जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ऐसे शो करते हैं इसको, या फिर वाटर का रिएक्शन शो करते हैं, गिविंग अस H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में से कोई भी एक लिख दो इन्होंने। क्यों? बिकॉज concentration of Cl negative is very low। तो अगर एक आधा क्लोराइड डिस्चार्ज हो गया और 10 OH डिस्चार्ज हुए तो नेट प्रोडक्ट किसका लिखोगे? एक भाई ने 1 रुपया खर्च किया, दूसरे ने 100 रुपए खर्च किए, किसका ज्यादा खर्चा होगा? क्या बोलोगे, किसने खर्च किया मिलके? नो सर। तो इसी तरह से यहाँ कंसंट्रेशन हमारे पास इतनी कम है, उस वजह से OH का प्रोडक्ट ज्यादा, इसलिए हमने OH का लिख दिया। नाउ एट कैथोड, कैथोड पे फिर वही दो पुराने आयंस, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा? H पॉजिटिव का।
So H positive will be taking electron, changing into hydrogen. Hydrogen and hydrogen joining to give us H2. So obviously इनका तो रिएक्शन ही नहीं हुआ. So याद रखना, जब भी वेरी dilute solution आए, चाहे किसी एसिड की चाहे किसी भी, very dilute solution of any electrolyte shows electrolysis of water only. उसमें water की electrolysis होना है. जैसे बोल दिया dilute H2SO4, dilute NaCl, dilute very dilute NaOH. कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी सॉल्ट अगर वेरी डाइल्यूट हुआ तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस शो की जाती है. तो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अभी देखो, मैंने आपको 4 इलेक्ट्रोलिसिस करवाया. अब हमने इससे ये प्रेडिक्ट करना है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं. डिस्चार्ज पोटेंशियल के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, हमने यही प्रेडिक्ट करना था ना भाई. तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने आप इन 4 इलेक्ट्रोलिसिस को समझ करके ये लिखें कि डिस्चार्ज पोटेंशियल पे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, किस जगह पे कैसे डिस्चार्ज पोटेंशियल देखा जाता है, अपने आप इसका वे आउट बनाएं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के बाद फिर इसका नटशेल करूंगा. देन वी विल चेक कि भैया हमने कुछ समझा कि नहीं समझा. करवाने में तो मैं अभी करवा दूं, अभी है मेरे पास 5-10 मिनट, अभी करवा दूं तो अभी करवा दूंगा. तो तुम लिख लोगे तो कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा. डिस्चार्ज पोटेंशियल फिर वही का वही. तो मैं चाहता हूं, दिस इज योर होमवर्क. Assess the factors on which discharge potential depends by considering above 4 इलेक्ट्रोलिसिस. जो मैंने 4 इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हें करवाई, इसको ध्यान में रखते हुए आप मेरे को ये बताएंगे कि भैया डिस्चार्ज पोटेंशियल का कौन कौन सा फैक्टर होता है, किस जगह पे हम कैसे देखें कि डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो, किस जगह पे डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा हो. ये तुमने मुझे बताना है और उम्मीद करता हूं ये तुम मुझे बताओगे जरूर. सो बोलो बेटा, understood what I taught to you today? Yes, sir. So thanks a lot. Yes, sir. मिलते हैं परसों.